भारत सरकार और त्रिपुरा के उग्रवादी संगठन एनएलएफटी और एएटीएफ के बीच आज एक शांति समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुआ। आपको बता दें कि त्रिपुरा को लेकर कि ये तीसरा समझौता हुआ है। पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो 12वां समझौता किया गया है। इस तरीके से कुल 10,000 टेररिस्ट जो है मेन स्ट्रीम में आए हैं पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो, और 328 कैडर जो है त्रिपुरा के वो मेन स्ट्रीम आएंगे आज जो समझौता हुआ है। यानी कि 328 लोगों ने जो उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए थे इस समझौते के बाद उन्होंने हथियार डाल करके मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 250 करोड़ का पैकेज पूरे उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। गृह मंत्री ने एक प्रेस वार्ता भी की है और उन्होंने बताया है, आश्वासन दिलाया है जितने भी लोग शांति समझौते के लिए प्रतिनिधि आए थे कि त्रिपुरा में हर तरीके के विकास के रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने जो आज साइन किया है उनकी मौजूदगी में, तमाम गृह मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में जो सिग्नेचर्स हुए हैं, जो शांति समझौते पे बातें तय हुई हैं उसको अक्षर से पालन किया जाएगा, इस तरह का भरोसा दिलाने की बात कही है। और बार बार गृह मंत्री ने इस बात को याद दिलाया कि किस तरीके से उनकी सरकार जो है उत्तर पूर्व की राजनीति में स्थिति में दखल दे रही है और किस तरीके से उत्तर पूर्व के लोगों को भारत के मेन स्ट्रीम से जोड़ने का लगातार कोशिश कर रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी लखनऊ में लगातार तीसरे दिन 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी SC OBC वर्ग के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहले दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक डेलीगेशन मिलने गया, लेकिन उसके अगले दिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय पहुंचे। वहां प्रदर्शन कर रहे यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और कहा कि आपके साथ न्याय होगा, सरकार रहे या न रहे, मैं मंत्री रहूं या न रहूं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय का मतलब नियुक्ति पत्र। कोर्ट के आदेश के बाद ये हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? 3 महीने कोर्ट अगर कहा है तो क्या 3 महीने में ही ये लिस्ट जारी करेंगे? तो क्या जो काम 3 घंटे में हो सकता है उसके लिए इतना समय क्यों लग रहा है? अधिकारियों की मंशा साफ है कि वो हमें न्याय नहीं देना चाहते क्योंकि हम SC OBC वर्ग से आते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता तब तक हम मंत्रियों के घर जाते रहेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे, नियुक्ति पत्र लेके रहेंगे। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में वकीलों के एक गुट ने बीजेपी दफ्तर के बाहर आकर प्रदर्शन किया। इन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और अपनी पीड़ा उन्हें बताई। दरअसल ये सभी वकील बीजेपी समर्थक वकील कहे जा सकते हैं और इन्हें इस बात का लेकर नाराजगी थी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, लेकिन जो अदालतों में AG, AA पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं वो गैर भाजपाई विचारधारा वाले वकीलों को वह पद दिया जा रहा। तो ऐसे में इन लोगों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि जब सरकार बीजेपी की है तो गैर बीजेपी विचारधारा वाले लोगों को किस तरह से इतने अहम पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। इसे लेकर इन्होंने अपने ओर से एक ज्ञापन भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी वकीलों की बात राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लेकिन इन वकीलों का कहना है कि यदि जल्दी ही इस परिपाटी पर भजनलाल सरकार रोक नहीं लगाती और जो गैर बीजेपी विचारधारा वाले वकीलों को जिस तरह से AG या AA बनाया गया है उन्हें तत्काल हटा नहीं दिया जाएगा तो ये लोग इसी अपना विरोध प्रदर्शन को और भी तेज करेंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वही डॉक्टरों का जिस तरह से कल लाल बाजार घेराव था और डॉक्टर लगातार यहाँ पे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ आज डॉक्टरों का भी विरोध प्रदर्शन आरजीकर हॉस्पिटल में जारी है। 9 से 10 पूरे रात सभी जगह अनुरोध किया गया है डॉक्टरों के द्वारा कि सभी लोग अपने घरों की बत्तियां बुता दें और रात 11 बजे यानी 14 तारीख की तरह 11 बजे रात में फिर से सभी पूरे पश्चिम बंगाल के जो यहाँ पे तिरमानी और चौमानी सभी जहाँ मोड़ है वहाँ पे लोग कैंडल मार्च करेंगे। यानी जूनियर डॉक्टर जिस तरह से लगातार सड़कों पे है, उनकी मांगे हो रही है कि जो पीड़िता है उसे न्याय मिले और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसी के तहत में आज कांग्रेस पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पीड़िता परिवार के जो माता पिता है आज आरजीकर हॉस्पिटल जा रहे हैं और डॉक्टरों के साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी कह सकते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में
जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है और विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि डॉक्टरों का कि जब तक पीड़िता परिवार को न्याय नहीं मिलती है और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सियासत लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बुलडोजर पर सबका हाथ नहीं सेट होता। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों पार्टी नेताओं की बैठक में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इसी बयान के बाद आज सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। आज दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के आगे पस्त हैं। योगी ने कहा कि सपा के सपनों पर पानी फिर चुका है। आज फिर टीपू सुल्तान बनने चले हैं। वो सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ना तो मुख्यमंत्री खुद सो रहे हैं और ना ही अफसरों को सोने दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि अगर बुलडोजर गोरखपुर जाएगा तो आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या गोरखपुर में सब कुछ पूरी तरह से वैध है? कैमरा पर्सन सरफुद्दीन के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। कांग्रेस की ओर से आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की जा रही है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी जो है वो रामबन जिले के बनिहाल विधानसभा जो सीट है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार विकास सुलवानी के पक्ष में चुनावी रैली करने के लिए संगलदान पहुंचे हैं। तस्वीर में आप राहुल गांधी को देखिए। आपको बता दें कि 2 चुनावी रैलियां जो हैं वो राहुल गांधी करेंगे। एक जो चुनावी रैली है वो राहुल गांधी कर रहे हैं वो है बनिहाल में, बनिहाल का संगलदान इलाका है, और दूसरी रैली करेंगे अनंतनाग के डूरू इलाके में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन जो है उनका मुकाबला होगा पीडीपी के साथ और जो बाकी वहां की लोकल पार्टी है उनके साथ। आपको बता दें कि बनिहाल विधानसभा से विकास सुलवानी जो है पहले भी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार भी जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। 8 अक्टूबर को जब इन चुनावों के नतीजे आए तो वो इन चुनावों में अपनी जीत दर्ज करवा सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रामबन, संगलदान। महाविकास आघाड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर पेच बरकरार है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने साफ किया है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। संख्या बल के आधार पर कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया गया है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो चुनाव के बाद तय किया जाएगा और चुनाव में महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। एक तरह से यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी बार बार ये मांग करती रही है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जवान दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। सिंगापुर से लौटने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अचानक एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अचानक उन्होंने आरजेडी की एक बैठक बुलाई है। बैठक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के अंदर चल रही है। यहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम जो आरजेडी के सांसद हैं, तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं और तमाम जो आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और पूर्व आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर यानी 2025 को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह इस वक्त विपक्ष के पास यानी आरजेडी के पास जाति आधारित गणना का है। जो आरजेडी लगातार देश में जाति आधारित गणना कराने की मांग कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश को दादरी विधानसभा से टिकट से चुनाव लड़ सकती है। इन चर्चाओं के बीच में यह मुलाकात हुई। हालांकि राजनीति में आने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था विनेश फोगाट से कि राजनीति में आने को लेकर, उन्होंने कहा था कि वह इसे लेकर दबाव में है। उन्हें लगातार लोग कह रहे हैं कि राजनीति में है। बताया जा रहा है बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस की तरफ से ऑफर है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कल से नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो जाएगा और कल से ही अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे वो अपना अपना नामांकन पत्र भरेंगे। वहीं पर सभी की नज़रें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्टों के ऊपर लगी हुई है और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी साफ कर दिया है कि जल्दी ही भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट जो पार्टी हाईकमान द्वारा रिलीज़ कर दी जाएगी और 90 की 90 सीटों के ऊपर प्रदेश नेतृत्व ने इस पर मंथन कर लिया है। वहीं पर राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बारे में उन्होंने कहा कि यदि वो राजनीति में आते हैं तो उसके लिए वेलकम है और साथ ही साथ उन्होंने राई जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है के बारे में कहा है कि वो यदि वहाँ से नहीं भी लड़ते हैं तो वहाँ पर कमल का फूल ही खिलेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर उनसे बातचीत करेगी, उनके सुझाव लेगी, साथ ही इस बिल को लेकर जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगी। इसकी पहली बैठक भी कल BL संतोष के नेतृत्व में हुई है। आपको बता दें कि इस पहली बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ सभी 7 सदस्यीय टीम मौजूद थी। ये टीम अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को सौंपेगी। टीम बताएगी कि संपत्तियां वक्फ को क्यों दी जाती है और इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही वक्फ बोर्ड में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। यह 7 सदस्यीय टीम देश भर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों, पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों से बात करेगी जो अपने अपने राज्यों में मुस्लिम समाज से संवाद करेंगे। इस टीम के सदस्यों में भाजपा शासित 4 राज्यों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार 7 सदस्यों की समिति विपक्ष द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर कई जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोगों में इसे लेकर किसी भी तरह का भ्रम न रहे। पार्टी ने इस कमेटी को अधिक से अधिक लोगों से सुझाव मांगने के लिए कहा है ताकि मुसलमानों को यह न लगे कि वक्फ बोर्ड उनके इच्छा के विपरीत काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच पहुंचकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो JP नड्डा और JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को जल्द से जल्द सौंपा जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। MCD में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो पद होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि आज MCD में स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और BJP के लिए ये प्रतिष्ठा का एक पद बना हुआ है और जिस तरीके की तैयारियां थी और लगातार देखा भी जा रहा था कि ये माना जाता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का जो पद होता है वो असली पावर वाला होता है। राजनीतिक दल की जितनी भी कोशिशें होती हैं कि चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश भी की जाती है। अगर हम लगातार अगर देखें आज का जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि लगातार लंबे समय से इसकी बात हो रही थी। 18 महीने से का ज़्यादा वक्त हुआ तब जाके ये चुनाव हुआ और कहा जाता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है दिल्ली निगम की सबसे शक्तिशाली पावरफुल एक कमेटी होती है और इसी को लेकर एक घमासान था जो लंबा समय से चल रहा था। अब ये एक प्रतिष्ठा का विषय भी बन चुका है। चुनाव जारी है। 1.5 साल बाद जब ये चुन के आएंगे तो इसमें ये माना जा रहा है कि ये पावर किसके पास चली जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि दिलचस्प कहानी, दिलचस्प प्रतिष्ठा के लिए एक कहा जाए कि घमासान आम आदमी पार्टी और BJP के बीच में चल रहा है। कैमसन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में विवाद और सियासत अभी चर्चा में ही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सूरत पर हमले को लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि शिवाजी महाराज ने कभी सूरत को नहीं लूटा था। देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे।
फडणवीस ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने जानबूझकर गलत इतिहास पढ़ाया कि शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, जबकि शिवाजी महाराज ने स्वराज के लिए कोष को लूटा था। देश हित के लिए उन पर हमला किया गया था। बीजेपी के नेताओं के बयान पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पलटवार किया है। शरद पवार के साथ साथ संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं को शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में पता नहीं। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रुनेई के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का आज भव्य स्वागत किया। सिंगापुर में पीएम मोदी का अनोखे अंदाज भी नजर आए। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी महाराष्ट्र के रंग में रंगे हुए नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान जमकर ढोल बजाया। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने, भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से वहां पर स्वागत किया, वेलकम किया, जो हर उनके विदेशी दौरे पर होता है। और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए और उनके रंग में रंगे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में महाराष्ट्र तरीके से वो नृत्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों के बीच पहुंचे और वहां पर ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्रीयन संस्कृति की झलक, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ढोल के जरिए सियासत में भी कोई क्या मैसेज दे रहे हैं या फिर ये एक अपने आप में जेस्चर है वहां से मिले लोगों से मिलने का, उनके साथ संवाद करने का। ये तस्वीरें देखिए सिंगापुर दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। महाराष्ट्र तरीके से, महाराष्ट्र संस्कृति में रंगे हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचे थे। ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। उसके बाद अगला पड़ाव, अगली मंजिल, डेस्टिनेशन जो थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो सिंगापुर की। और सिंगापुर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किस तरह से होता है, ये देखिए। आप पार्टी नेता गोपाल इटालिया के प्रमोशन पर करवाई राजनीति। 9 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ चुके गोपाल इटालिया ने अपनी पदोन्नति पर गृह मंत्रालय के कामकाज पर उठाए सवाल। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल इटालिया ने कल ट्वीट कर ये जानकारी साझा की कि वो 9 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ चुके हैं। उसके बावजूद कल जारी की गई पदोन्नति की लिस्ट में उन्हें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन दिया गया है। इसके बाद शाम तक इस ट्वीट पर अहमदाबाद पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह सफाई दी कि गोपाल इटालिया को लेकर मीडिया में जो कुछ भी समाचार चल रहे हैं वो गलत है। उन्हें किसी भी तरह की कोई पदोन्नति नहीं दी गई, बल्कि ये सीनियोरिटी के आधार पर बनाई गई लिस्ट है। लेकिन इस पर भी गोपाल इटालिया ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि पहले तो वह फिक्स वेतन के तहत कांस्टेबल थे, परमानेंट नहीं थे, और दूसरी बात कि उन्होंने फिक्स वेतन वाले कांस्टेबल के तौर पर परमानेंट होने से यानी कि 2017 से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उनके सीनियोरिटी का सवाल ही नहीं उठता। ये पुलिस महकमे की एक गंभीर भूल है। गोपाल इटालिया ने यह भी बताया कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि कई ऐसे कर्मियों का प्रमोशन कर उन्हें हेड कांस्टेबल बनाया गया है जो पहले ही पीआई, पीएसआई या एएसआई बन चुके हैं और कुछ तो उनकी तरह नौकरी भी छोड़ चुके हैं। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में अब तक नाकाम रहे प्रशासन ने नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आज एक बार फिर से वन मंत्री और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ बैठक कर रहे हैं। बहराइच के जिलाधिकारी कार्यालय में आज फिर से भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति पर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग की टीम और पुलिस अफसरों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है ताकि आदमखोर भेड़ियों को या तो पकड़ लिया जाए या फिर उन्हें मार गिराया जाए। भेड़ियों का हमला अभी भी जारी है। बताया ये जा रहा है कि 2 भेड़िए अभी भी बाकी हैं जो लगातार अलग अलग इलाकों में शिकार कर रहे हैं। 25 किलोमीटर के दायरे में करीब करीब 30 ऐसे गांव हैं जो महसी तहसील के अंतर्गत आते हैं और वहां पर भेड़िए अभी भी हमला कर रहे हैं। हालांकि बीती रात किसी पर हमले की सूचना नहीं रही, लेकिन तमाम अलग अलग इलाकों में इन भेड़ियों को देखा गया, जिसके बाद
पूरे ही इलाके में पुलिस के साथ साथ वन विभाग ने भी चौकसी बढ़ा दी और इन सबके बीच एक बार फिर से इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए मंथन शुरू हुआ है। फिलहाल बाकी बचे दोनों भेड़ियों की तलाश की जा रही है, जिसमें लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है या तो इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, नहीं तो इन्हें मार गिराया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24। बिहार के छपरा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल इस गांव में एक महावीरी जुलूस निकल रहा था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा था और ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग अपने छतों पर खड़े हुए थे। ऐसे ही एक मकान का छज्जा गिर जाने से, जिस पर 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, वो छज्जा नीचे गिर गया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मंगलवार देर रात का है और जब इस इलाके से महावीरी जुलूस निकल रहा था, उसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस भी हो रहा था और जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों के छतों पर चढ़े हुए थे। उसी दौरान एक मकान में छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। हालांकि इस घटना में जितने लोग जख्मी हुए थे सभी को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और भीड़ के ज़्यादा जुट जाने के चलते एक पुराना मकान था जिसका छज्जा गिर गया और उसके चलते ये घटना हुई है। कैमरा सैनिक साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारियों के स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में देखने को मिल रहा है। मंगलवार के दिन राज्य सरकार में मंत्री उदय सामंत ने एसटी यूनियन के साथ बैठक की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों से अपील की थी कि वो चक्का जाम आंदोलन ना करे, लेकिन उनका अपील भी बेअसर रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार शाम को मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में एसटी यूनियन के साथ बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगलवार के दिन राज्य के कुल 60 एसटी बस डिपो का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। एसटी कर्मचारियों का हड़ताल ऐसे समय पर हो रहा है जब गणेश उत्सव का त्योहार नजदीक है। गणेश उत्सव का त्योहार मनाने के लिए मुंबई सहित राज्य के अलग अलग जिलों से लोग एसटी बस का उपयोग कर अपने गांव त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।